Hello students, welcome everyone to online classes of mathematics by CR International School। बेटा क्लास 12th में मैंने आपको जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स, राइट। तो उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करूँगा मैं आज, ठीक है। आपको मैं अब आगे बताने वाला हूँ। इसी में मैंने आपको जो मेरी एंडिंग थी वीडियो की उसमें मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा समराइज़ करा देता हूँ कि लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या मैंने आपसे डिस्कस किया था वो, ठीक है। तो मैंने डिटर्मिनेंट्स के बारे में बताया था कि क्या है और किस तरह से एक्सपेंशन किया जाता है, ये आप पढ़ चुके हैं। आज की जो वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्यों यूज़ की जाती है प्रॉपर्टीज़? बेसिकली बेटा कुछ कुछ इस तरह के रूल्स हैं जो डिटर्मिनेंट्स में हम अप्लाई करते हैं, और उन रूल्स की वजह से जो कंप्यूटिंग होती है डिटर्मिनेंट की, मतलब जो एक्सपेंशन होता है, इट बिकम्स वेरी इजी, ठीक है। हाउएवर इन योर सिलेबस द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज इज एलिमिनेटेड, ओके। वो सिलेबस से आपका पार्ट एलिमिनेट किया जा चुका है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स होती है जिसमें ये छोटे छोटे बेसिक प्रॉपर्टीज यूज़ हो जाती हैं, जिससे रिलेटेड 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो वो कुछ क्वेश्चंस के लिए हम इसे ज़रूर पढ़ लेते हैं ताकि ये इजी हो जाए, ठीक है। ओके, तो अब मैं आपको 1 बाय 1 प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा डिटर्मिनेंट्स की, और साथ ही साथ उनके वेरिफिकेशन भी बताते चलूँगा, सो दैट इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी विद वेरिफिकेशन, ठीक है। क्योंकि वेरिफिकेशन होगा तो आपको पता भी लग जाएगा कि हाँ, ये जो चीज़ लिखी हुई है सही है या नहीं है, ओके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी सबसे पहले बताता हूँ डिटर्मिनेंट की, ओके। तो टॉपिक जो है हमारा वो आज का क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ओके। सो जो हमारा टॉपिक है आज का वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है बेटा। ये है हमारा टॉपिक जो आज आप पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो इसमें कुछ सेवरल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। नंबर्स हम लिखते जाएंगे, बट आप इसको नंबर्स के अकॉर्डिंग याद मत करिए, आप एज स्टेटमेंट याद रखिएगा कि क्या स्टेटमेंट होते हैं, वही हमें लिखने भी होते हैं प्रॉपर्टीज में। हम ये नहीं लिखते कि यूजिंग प्रॉपर्टी 1, यूजिंग प्रॉपर्टी 2, नो, ओके। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटा जो है डिटर्मिनेंट की वो ये है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, ठीक है। अगर एवरी एलिमेंट यानी सभी एलिमेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम का, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम इज जीरो, then the value of the determinant is zero. Then the value of determinant is zero, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, वेरिफिकेशन के लिए वेरीफाई कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो वेरिफिकेशन, हमने स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया। डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा रिप्रेजेंट करता है डिटर्मिनेंट को, तो मैंने डेल्टा ही यहाँ पे कंसीडर भी किया है, ओके। सभी एलिमेंट जीरो होने चाहिए किसी रो या किसी कॉलम के, तो मैंने ए बी सी मान लिया, और ये 0 0 0 मान लिए, और इधर डी ई एफ लिख दिया, ठीक है। अब मैं स्टूडेंट्स क्या करूँगा इसको, अब देखिए यहाँ पे सेकेंड रो जो दिख रही है हमें, वो कम्प्लीटली तीनों एलिमेंट्स कैसे हैं, जीरो ही हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे अलॉन्ग सेकेंड रो, अगर मैं इसे एक्सपेंड करूँ, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R2, तो क्या आएगा, जीरो, और डिटर्मिनेंट में क्या वैल्यू आएगी, जीरो रखने के साथ में। और एक और बात, ये हमने जो जीरो रखा है तो फिर ये सेकेंड रो है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट आया स्टूडेंट वो कौन सा हुआ, ए। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जो कि ऑड है, तो इसका कोफैक्टर नेगेटिव आएगा, करेक्ट। तो पहले ही माइनस हम यहाँ बना देंगे, जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो,
अब क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट आ रहे हैं ये, तो हम चाहें तो हम तीनों एलिमेंट लिख जरूर देंगे। जैसे पहले के लिए क्या एलिमेंट्स आएंगे, इसको और इसको हाइड किया तो बी सी ई एफ। बट क्या कोई इससे फर्क पड़ेगा, क्योंकि बाहर तो जब जीरो का प्रोडक्ट हो रहा है तो ओवरऑल वैल्यू तो जीरो ही होगी ना। इसके लिए क्या आएगा, ए सी डी एफ, और लास्ट में क्या एलिमेंट्स आएंगे, ए बी डी ई, जो ओवरऑल वैल्यू कितनी हो गई, जीरो के इक्वल हो गई। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी लिखी हुई, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम इज जीरो देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो। ये मैंने 3/3 ऑर्डर लिखा हुआ है, 4/4 ऑर्डर पे भी ऐसे ही रख सकते हो, आप कोई भी ऑर्डर रखो वो जीरो ही रहना है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये। देन कम्स द सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी जो मैं लिखवा रहा हूँ, जो देखो ऐसा भी हो सकता है कि ये आपकी जो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक है उसमें सारी ना भी हों, मगर मैं आपको जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से होगा क्या, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो इनकेस अगर एक दो प्रॉपर्टी ना भी हो तो मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये तो प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सेकंड ये है, इफ ऑल द एलिमेंट if all the elements of one side of a principal diagonal, ए लगाना जरूरी नहीं क्योंकि एक ही प्रिंसिपल डायगोनल होगा, if all the elements of one side of principal diagonal are zero then value of determinant is zero. Sorry, not zero, the value of determinant will be the product of elements of the प्रिंसिपल डायगोनल को मैं शॉर्ट में पी डी लिख देता हूँ, यहाँ लिख दिया है मैंने। तो एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एग्जांपल भी लिख दे रहा हूँ वेरीफाई करने के लिए। थ्री बाई थ्री ऑर्डर ही कंसिडर कर रहा हूँ फिर से मैं, ए बी ई बी 0 0 0 ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मैंने एक ऐसे मैट्रिक्स, ऐसे डिटर्मिनेंट को कंसीडर किया है जिसके एक साइड के मतलब देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वन साइड ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसका वन साइड इसके लोअर साइड हो सकता है या फिर इसके अबव भी हो सकते हैं। तो लोअर एलिमेंट जो थे वो तीनों मैंने कंसीडर कैसे करके किए हैं, जीरो। तो अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो हम जिसे जैसे ही इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, ए और ब्रैकेट में क्या वैल्यू आएगी, ये दोनों बी सी माइनस जीरो, राइट, देन माइनस डी, तो जीरो ही आएगा ओवरऑल वैल्यू, और फिर प्लस ई, इसके साथ भी वैल्यू ओवरऑल जीरो ही आ रही है। तो अब आप ध्यान से देखो, जो हमने एक्सपेंशन किया है उसका ओवरऑल रिजल्ट क्या आया, ए बी सी, और ए बी सी जो रिजल्ट आ रहा है वो है किसके इक्वल, ये तो देखिए आप इस डिटर्मिनेंट में, तो ए क्या था, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डायगोनल, बी वाज द सेकंड एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, द थर्ड एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। मतलब अगर ऐसा डिटर्मिनेंट हमें लिखा हुआ मिल जाए जिसमें ऐसा हो कि एक साइड के उसके एलिमेंट्स जीरो अगर हो जाएं, तो हम क्या बोलेंगे कि जो इसका एक्सपेंशन होगा, अभी ये देखिए, अगर ये मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन हो, 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो या 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, और क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे आपको पता है टाइम की लिमिटेशंस होती हैं, तो उसमें आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये लोअर साइड या अबव साइड जो डायगोनल के है वो सभी एलिमेंट जीरो हो रहे हैं, तो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट कर दीजिए किसका, डायगोनल के एलिमेंट्स का, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो ये है दूसरी प्रॉपर्टी, ये मे बी
एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक में शायद ना हो, ठीक है, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा, बट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है। इसके बाद में मैं और आगे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ क्या क्या प्रॉपर्टीज, ठीक है स्टूडेंट्स। दो प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस की, नेक्स्ट मैं थर्ड प्रॉपर्टी आपको बताने जा रहा हूँ। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि इफ अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है थर्ड प्रॉपर्टी। अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट में उसके अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट में उसके एलिमेंट्स को अगर इंटरचेंज कर दें तो उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता है। एक ऐसी ही प्रॉपर्टी नेक्स्ट भी मैं बताऊंगा आपको कि अगर हम डिटर्मिनेंट में मतलब देखिए ये इंटरचेंज करने का मतलब क्या है, पहले वाली जो प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, इंटरचेंज करने का ये मतलब होता है कि अगर हम उसका ट्रांसपोज कर दें, ठीक है, मतलब कोई मैट्रिक्स अगर हमें गिवन है और फिर उसका हम ट्रांसपोज करें और दोनों के डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करें, देन द आंसर विल बी द सेम, ठीक है, वो चेंज नहीं होता। तो यही प्रॉपर्टी है जो, तो ट्रांसपोज क्योंकि आपको पता है तो मैं ट्रांसपोज ही लिखता हूँ इसे, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, the value of the determinant remains unchanged if we transpose the matrix, ठीक है, सिंपल है, चेक भी कर लेते हैं, वेरीफाई भी कर लेते हैं। लेट कर लिया मैंने यहाँ पे डेल्टा को, अब मैं जनरल एग्जांपल लिखूंगा एक, ठीक है। तो डेल्टा मैंने लिख दिया है 1 2 3 1 0 5 6 1 9, ठीक। इसका डिटर्मिनेंट पहले सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 1, ये और ये हाइट हो गए 0 माइनस 5 माइनस 2 9 माइनस 6 5 से 30 प्लस 3 1 माइनस 0 माइनस 5 9 माइनस 30 रिमेन्स माइनस 21 इंटू में 2 तो प्लस 42 हो जाएगा और प्लस 3 42 and 3 45 minus 5 that is 40, so we get the result as 40, right। अब मैं इसको ट्रांसपोज करता हूँ, now let डेल्टा 1, क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करने में क्या होता है, रो और कॉलम्स के एलिमेंट्स इंटरचेंज हो जाते हैं। तो 1 1 6 2 0 1 एंड 3 5 9, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको पता लग गया क्या कर दिया, हमने ट्रांसपोज कर दिया है, इसे हमने डेल्टा 1 मान लिया। अब हम इसे एक्सपेंड करेंगे, 0 माइनस 5 देन माइनस 1 18 माइनस 3 देन कम्स प्लस 6 10 माइनस 0, ये कितना आया माइनस 5 18 माइनस 3 माइनस 15 और प्लस 60 माइनस 20 वी गेट 40। देखिए पहले भी आंसर 40 ही था और बाद में भी आंसर 40 ही आया है। इसका मतलब आप ये चीज़ याद रखिए कि अगर ट्रांसपोज कर दिया जाए मैट्रिक्स को और फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया जाए, या पहले जो मैट्रिक्स गिवन था उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, आंसर विल रिमेन सेम। ओके, तो आप इसे एज ए प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब अब मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूँ, फॉर एनी स्क्वायर, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फॉर any square matrix A, determinant of A is equals to determinant of A transpose, ठीक है। दोनों का ही मतलब सेम है, तो ये आप जरूर से याद रखिएगा, ठीक। एक ये प्रॉपर्टी है, देन ऐसी अगली प्रॉपर्टी है, वो क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये देखिए, ये प्रॉपर्टी में मैंने क्या बताया कि अगर हम
मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करें और फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी इसी से ही रिलेटेड है, मगर उसमें हम पूरे मैट्रिक्स को ट्रांसपोज नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज और कॉलम्स, ठीक है, क्या मतलब हुआ, अगर हम कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करें, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम, बट ये जो वैल्यू होती है ये ओके रिमेन्स सेम बट changes its sign। मतलब कि अगर पहले उसकी वैल्यू सपोज 8 आ रही है तो बाद में वो -8 हो जाएगी। कहने का मतलब ये चेंजेस साइन का मीनिंग यही है कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाए और नेगेटिव थी तो पॉजिटिव बन जाए। क्लियर। तो हम एग्जांपल तो ऑलरेडी है ही हमारे पास, हमने डेल्टा लिखा 1 2 3 105 एंड 619, डेल्टा की वैल्यू कितनी आई थी, +40। ठीक। अब मैंने क्या किया इसी एग्जांपल में, ना मैंने इसको डेल्टा 1 माना और डेल्टा 1 में मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं R1 और R2 को केवल इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो R2 के एलिमेंट R1 में लिख देंगे और R1 के R2 में लिख देंगे। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी दे रहा हूँ मैंने क्या किया, R1 को इंटरचेंज किया है R2 से, तो हमने डबल साइड एरो बना के ऐसे लिख देंगे। इसका मतलब होता है R1 को R2 से इंटरचेंज करना। अब हम इसे एक्सपेंड करेंगे, देयरफॉर डेल्टा 1 विल बी, एक्सपेंशन करेंगे तो 1 आएगा, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, ये और ये हाइड हो गए, 18 - 3 राइट, -0 +5, 5 के साथ कितना आ जाएगा, ये और ये हाइड हो गए हैं, 1 - 12, तो 11 रह गया ये। ठीक है, मतलब 11 माइनस का 11 इंटू में 5 -55, तो डेल्टा 1 आ गया यहाँ से -15, 18 - 3 +15, क्लियर, 18 - 3 +15 एंड 1 - 12 -11 इंटू 5 -55, so 15 - 55 वी गेट -40। तो देखिए हो गया वेरिफिकेशन। हमारे पास जो डिटर्मिनेंट था उसकी वैल्यू आ रही थी +50, बट इफ वी हैव इंटरचेंज टू रोज देन आंसर इज सेम, बट द वैल्यू द डिटर्मिनेंट हैज रिवर्स्ड इट्स साइन, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव बन जाता। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको बताई हैं कुछ प्रॉपर्टीज, 4 प्रॉपर्टीज अभी मैंने बताई हैं, और भी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, मगर स्टेप बाय स्टेप ही बताऊंगा मैं आपको। तो अब जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा। ठीक है, मगर इन प्रॉपर्टीज़ को आप देखिएगा वीडियो पहले और फिर लिख जरूर लीजिएगा, और लिखने के बाद में आप कोई भी डिटर्मिनेंट अपने मन से लेके उसके एग्जाम्पल को भी वेरीफाई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्क आप जरूर से करिएगा। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।